स्वागत है आप सबका डिफेंस कोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ टॉपिक के बारे में। यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो आईएएफ को लेके है, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स इजरायली स्पाइक एनलॉस को इंटीग्रेट कर रही है अपने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स पे। मतलब वो जो फ्लीट है उस पे इंटीग्रेशन चल रहा है स्पाइक एनलॉस का, जिसका अर्थ है नॉन लाइन ऑफ साइट ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, वहाँ पे उसको काफी कंट्रीज मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ पे उसी को देखते हुए आईएएफ का जो निर्णय है Mi-17 पे स्पाइक को इंटीग्रेट करने का वो सामने आया है, क्योंकि जो एंटी टैंक मिसाइल है यूक्रेन रूस कॉन्फ्लिक्ट में वो काफी सफल रहे हैं। और अगर आप दूसरी तरफ अपने एडवर्सरी को देखते हो, स्पेशली चीन को देखते हो, जिन्होंने अभी हाल ही में एक बड़े नंबर में टैंक को डिप्लॉय किया था LAC के अराउंड, उनके पास जो टैंक का नंबर है वो भी ठीक ठाक ही है, जो कि 3500 से लेकर 4000 के बीच में है। तो इस तरह के एक बड़े नंबर को डिफीट करने के लिए जितना हो सके उतने एंटी टैंक प्लेटफॉर्म आपके पास होने चाहिए, जो कि उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, चाहे वो ग्राउंड प्लेटफॉर्म हो या फिर एयर प्लेटफॉर्म हो। एयर प्लेटफॉर्म से आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि स्टैंड ऑफ दूरी पे जो एनिमी के टैंक है उनको आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे। यहाँ पे इस केस में जो स्पाइक एनलॉस की रेंज है वो अप टू 30 किलोमीटर है, लेकिन उसके रेंज बढ़ाने पे भी जो काम है वो रफायल का चल रहा है। तो ये जो बड़ा एडवांटेज है स्टैंड ऑफ दूरी से हिट करना, वो आपको एक एयर लॉन्च ATGM में मिल जाता है। तो यहाँ पे जो स्पाइक का एनलॉस ATGM है उसको एक लिमिटेड नंबर में पहले ही ऑर्डर कर लिया गया है, तभी जहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो चल रहा है। हम सभी अवेयर है कि जो आपका अपाचे है यानी कि AS-64 वो ऑलरेडी स्पाइक को फायर कर सकता है। तो इस लिमिटेड नंबर प्रोक्योरमेंट के बाद जो एक बड़ा नंबर है उसका भी ऑर्डर आपको आते हुए दिखेगा। दूसरी तरफ आप आर्मी की बात करते हो तो जो रुद्र हेलीकॉप्टर हैं वो हेलिना को कैरी करने वाले हैं, जल्दी वो प्रोडक्शन में जाएगा। तो जब तक DRDO का जो सैंट है वो तैयार होता है, तो यहाँ पे उस टाइम पीरियड के लिए जो स्पाइक का ऑर्डर है वो किया गया है। यहाँ पे जो एक बार इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है तो प्रॉब्लम जो उसका इंटीग्रेशन है HAL के LCH पे वो ज़्यादा सेंस बनाएगा, स्पेशली उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे आप ये देख रहे होगे कि LCH को आप एक्सपोर्ट करो तो वहाँ पर जो वेपन पैकेज है उसमें आप स्पाइक को ऐड कर सकते हो, क्योंकि दूसरी तरफ जो ध्रुवास्त्र है वो ऑलरेडी LCH फायर कर सकता है और जो लाहत है वो भी फायर कर सकता है। सो ये एक नया डेवलपमेंट है जहाँ पे MOD और IEF जो अपनी एंटी टैंक कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। यहीं पे हम बात कर लेते हैं तापस BH के बारे में, 201 के बारे में। तो इसने अभी हाल ही में जो अपने नाइट लैंडिंग ट्रायल हैं वो कंप्लीट किए हैं और यहाँ पे जो भी आपका तापस है वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में है सेम इलाके के पास, और वहाँ से जो इंडक्शन है वो कर दिया जाएगा। अगर एस्टिमेटेड नंबर की बात करते हो तो आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो 60 है, मतलब 60 के नंबर में आर्मी इसको इंडक्ट करने वाली है। एयरफोर्स तकरीबन 12 के नंबर में इंडक्ट करेगी और नेवी के लिए अभी 4 देखा जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो 76 तापस हैं उनका जो इंडक्शन है प्लान में है, जहाँ पे BEL आपका प्राइमरी पार्टनर रहने वाला है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, एवियोनिक्स पार्ट है वहाँ पे, और जो HAL है वो तापस BH को मैन्युफैक्चर करेगी। तो यहाँ पे उम्मीद ये है कि इसी मई में 5 के नंबर में जो तापस BH है उसकी मैन्युफैक्चरिंग HAL करेगा। उनको जो ड्राइंग है वो दी जा रही है और इन 5 के लिए जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, डेटा लिंक है, एवियोनिक्स है, वो मैन्युफैक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जैसे ही HAL एयरफ्रेम को मैन्युफैक्चर करता है तो जल्दी जो सब सिस्टम है उनको फिट करके जो डिलीवरी है वो शुरू कर दी जाएगी। तो इन पहले 5 तापस BH में जो एयरफ्रेम में एवियोनिक्स का इंटीग्रेशन है उसके लिए DRDO हेल्प करेगी, और बाकी के जो 3 होंगे वहाँ पे HAL वो काम खुद ही करने वाली है। मतलब बाकी का जो 3 एयरक्राफ्ट होगा वो प्रोडक्शन लेवल का होगा, जहाँ पे AD जो मॉनिटरिंग है सिर्फ वही करेगी। तो यहाँ पे S राजागोपाल जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है तापस के, उनके अकॉर्डिंग जो 2 की रिक्वायरमेंट है आर्म्ड फोर्सेस की तापस को लेके वो कंप्लीट कर ली गई है। पहला आपका एंड्योरेंस जो कि 18 आवर की है वो कंप्लीट कर लिया गया है, और जो दूसरा है वो ऑल्टीट्यूड है, लगभग 28,000 फीट ऑल्टीट्यूड, तो वो चीज़ भी अचीव कर ली गई है। ये 2 की रिक्वायरमेंट दी गई थी, और ज़्यादातर जो छोटे बड़े रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पेलोड को लेके हो, रेजोल्यूशन को लेके हो, तो वो सारी चीज़ें अचीव कर ली गई हैं। तो यहाँ पे जो आपका एयरक्राफ्ट है वो प्रोडक्शन रेडी है और सितंबर तक जो डिलीवरी है वो शुरू भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल कंप्लीशन डेट था वो 2016 की थी, लेकिन जो फाइनल डेट है वो ADA के द्वारा दी गई थी 2023 की। मतलब इससे ऊपर जो वर्क है वो नहीं जाएगा। 2023 का जो टाइम है वो प्रोडक्शन में जाने का टाइम था, जो कि आपको जाता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है। अगर यहाँ पे तापस BH को लेके बात करोगे तो जो 70% UAV है वो इंडिजिनस है, और DRDO का यहाँ पे मानना ये है कि जो आपका तापस BH है वो 8 टाइम्स चीपर है इसी कैटेगरी के फॉरेन UAV से। तो ये भी एक की पॉइंट है कि इस तरह के एरिया में फॉरेन UAV को प्रोक्योर करने के बजाय तापस BH को आप प्रोड्यूस करो और प्रोक्योर करो। यहाँ पे AD की डायरेक्टर वाई दिलीप ने ये भी बताया है कि तापस BH को प्री डिजाइन किया गया है वेपन कैरी करने के लिए। तो जब भी रिक्वायरमेंट होगी इसको आर्म करने की तो वहाँ पे जो कन्वर्जन है एक आर्म्ड UAV में वो किया जा सकता है, क्योंकि जो उसका एयरफ्रेम है, स्ट्रक्चर है, उसको शुरू से इस तरह से बनाया गया है कि वो ज़्यादा लोड ले सके। अब यहाँ पे जो पेलोड का नंबर है वो 150 kg के अराउंड है, और अगर हम ATGM की बात करते हैं या ड्रोन वेरिएंट मिसाइल्स की बात करते हैं तो उनका जो वेट वेरिएशन है वो 15 kg से लेके 40-50 kg तक जाता है। तो अप टू 4 जो हेलिना है इसको कैरी करना चाहिए।
तो ये एक यहाँ पे नया डेवलपमेंट है जहाँ पे ऑफिशियली एडमिट किया गया है कि जो रुस्तम 2 है उसको आर्म्ड किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।